हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर रे ऑप्टिक्स को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है रिफ्रैक्शन यानी रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को समझना चाहेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्शन यानी अपवर्तन क्या है। अपवर्तन की अगर हम बात करें तो इस प्रकार के फिनोमेना हमें तब दिखाई देते हैं जब कोई जो है लाइट की किरण, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है और वो वायु से किसी कांच पे जाती है। मान लीजिए कांच है और ये क्या है, वायु। अब क्या होता है, जब भी कोई प्रकाश की किरण वायु से कांच की ओर जाती है तो ये देखा गया है कि इसके पथ में जो है मुड़ाव आता है, या ये अपने पथ से थोड़ा सा बेंड हो जाती है या मुड़ जाती है। इसे ऐसे जाना था तो ये कैसे हो गई, ऐसे। इस तरीके से जो है अपने पथ से मुड़ जाती है। तो ये जो बेंडिंग है लाइट, प्रकाश की अपने पथ से मुड़ने को ही हम अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन जब भी कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, जैसे कि वायु से कांच में या कांच से पानी में, ठीक है, कांच से पानी में मान लीजिए, या पानी से, ठीक है, या वायु से पानी में। तो क्या होता है, जब ये इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो क्या होता है, जो आपके प्रकाश की किरणें हैं वो अपने पथ से मुड़ जाती है। इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के बारे में जाना था कि परावर्तन क्या होता है। जब भी कोई लाइट किसी सतह से टकराती है, टकराने के बाद क्या होता है, वो उसी मीडियम की ओर जाती है जहां से वो आई, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, परावर्तन। अब अपवर्तन में क्या होता है, लाइट क्या कर रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है और इसके कारण क्या हो रहा है, लाइट अपने पथ से मुड़ जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। अब ये जो फिनोमेना है ये अलग अलग एग्जांपल्स में देखे गए, अलग अलग जगह देखे गए, ठीक है। ये जाना गया कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपने पथ से मुड़ जाती है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, चलती है, तो वो एकदम स्ट्रेट नहीं बल्कि 0 से 90 डिग्री पे इंसिडेंस होनी चाहिए। यानी कि जब भी प्रकाश की किरण इस तरीके से पड़े तो वो अभिलंब के साथ जो है ऐसा एंगल बनाए जो कि क्या है आपका 0 से 90 डिग्री के बीच। तभी आपको जो है अपवर्तन या रिफ्रैक्शन की जो परिघटना है वो दिखाई। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम अपवर्तन को समझ सकते। अब हमने क्या कहा, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जाती है, जिस कारण क्या होता है वो अपने पथ से मुड़ जाती है। यहाँ पे प्रकाश की किरण आप देख सकते हैं इस तरीके से जा रही है और ये जो एंगल है यहाँ पे, ये जो एंगल है, जिस एंगल से ये इस जो है सतह पर पड़ रही है वो 0 डिग्री से जो है 90 डिग्री के बीच का एंगल, 0 से 90 के बीच का एंगल। अब वहां किरण, ठीक है, एक किरण है जो पड़ रही है, ठीक है, वो किरण गई और उसने क्या किया, अपने पथ से डेविएट हो गई, अपने पथ से मुड़ गई। अब हमने क्या किया, एक लाइन खींची, सीधी लाइन, ठीक है, जैसे हमने रिफ्लेक्शन की कॉन्सेप्ट में बात की थी। रिफ्लेक्शन में भी हमने एक लाइन की बात की थी, ठीक है, इमेजिनरी लाइन, ठीक है, जो कि आपके सतह के क्या होती है, लंबवत है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये भी सतह के लंबवत है, ये डॉटेड लाइन, यानी ये सतह के साथ या बाउंड्री के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे। इसको हम नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल यानी हिंदी में क्या कहते हैं आप, अभिलंब।
क्या कहते हैं, अभिलंब। ठीक है, नॉर्मल यानी अभिलंब कहते हैं। अब ये लाइन है, ये सीधी लाइन है और ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है बाउंड्री के साथ। अब क्या हुआ, प्रकाश की किरण जब इस सतह पर पड़ी यानी बाउंड्री पर, तो वो क्या बना रही है, एक एंगल बना रही है, जिस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी अपतन कोण। और वो किरण जो कि बाउंड्री पे पड़ रही है, इंसिडेंट रे को हम बोलते हैं अपतित किरण। किरण को क्या कहते हैं, अपतित किरण। और जो ये किरण नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी, ठीक है, यानी अपतन कोण। अपतन कोण, अपतित। तो अपतन कोण क्या है, अपतन कोण वह कोण है जो अपतित किरण अभिलंब के साथ बना, यानी अभिलंब और अपतित किरण के बीच का जो एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी अपतन कोण कहते हैं। अब क्या हुआ, ये किरण पड़ी कहाँ पे पड़ी, बाउंड्री पे पड़ी। इस बाउंड्री पे पड़ी और ये क्या हो गई, अपने पथ से मुड़ गई, डेविएट हो। डेविएशन के बाद ये कुछ इस तरीके से गई। अब ये जो किरण जो कि आपके बाउंड्री के बाद जब ये जो है इस पानी की सतह या पानी में गई, पानी में पहुंची, तो क्या देखा हमने कि ये जो किरण है ये अपने पथ से मुड़ गई। अब ये जो किरण है इसको हम रिफ्रैक्टेड रे यानी अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण कहते हैं। और यह जो अपवर्तित किरण है या रिफ्रैक्टेड रे है, नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। इसे आप एंगल आर से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो एंगल आई यानी अपतन कोण क्या है, वह कोण जो अपतित किरण अभिलंब के साथ बनाती है। और अपवर्तन कोण क्या है, वह कोण जो अभिलंब जो है अपवर्तित किरण के साथ बना। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी आपकी लाइट की रे जो है इस पानी की सतह पर पड़ती है तो ये 0 से 90 डिग्री के एंगल के बीच में ही एंगल बनाते हुए पानी पे जाती है। और क्या होता है, अपने पथ से मुड़ जाती है, डेविएट हो जाती है। ठीक है, और आपके पास जो है जो आपकी किरण है वो अपने पथ से मुड़ती हुई आपको प्रतीत। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, रिफ्रैक्शन में यानी अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। ठीक है, जिस कारण क्या होता है वो अपने पथ से मुड़ जाती है। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो किरण है वो वायु से जल की ओर जा रही है, यानी एयर टू वाटर। कहाँ से कहाँ जा रही है, एयर से वाटर। ये एयर है और ये वाटर। अब इसके कारण क्या हो रहा है, ये अपने पथ से, यही प्रोसेस क्या है आपका, रिफ्रैक्शन यानी अब इस कॉन्सेप्ट को हम जो है कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझ सकते हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि आप क्या करते हैं, पानी का जो है ग्लास में पानी लेते हैं, पानी लिया आपने ग्लास में, मान लीजिए पानी आपने ग्लास में लिया और आप क्या करते हैं, उसमें चम्मच रख देते तरीके से। पर आपने देखा होगा कि आपको चम्मच कुछ इस तरीके से दिखती है, यानी जो उसका आकार होता है उससे वो मुड़ी हुई आपको प्रतीत होती है कुछ इस तरीके से। या आप क्या करते हैं, पानी का ग्लास लेते हैं, उसमें पेंसिल डाल देते हैं, तो पेंसिल आपको थोड़ा मुड़ी हुई दिखती है, कहाँ से, पानी के नीचे। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना है जो हमें यहाँ पे दिखाई देता है, ये किसके कारण होता है, अपवर्तन रिफ्रैक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है आप एक चीज जानते हैं, हमने जो है पिछला जो कॉन्सेप्ट था आपका रिफ्लेक्शन का यानी परावर्तन का, उसमें हमने कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि हमें वस्तु कब दिखाई देती है, जब उस पे प्रकाश की किरणें पड़ती है। प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, उससे रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्शन के बाद हमारी आंखों तक पहुंचती है और हम वस्तु को देख पाते हैं। अब हमारे पास पेंसिल है, हमारे पास चम्मच है, उसे हम कैसे देख पा रहे हैं,
उस पे प्रकाश की किरणें पड़े, उसमें लाइट पड़ रही है, लाइट उसकी सतह से रिफ्लेक्ट हो रही है और हमारी आंखों तक पहुंच रही है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम किसी पेंसिल या कोई भी वस्तु जो है उसे किसी इस तरीके से रखते हैं कि उसका आधा हिस्सा एक अलग मीडियम में है और आधा हिस्सा अलग मीडियम, यानी जैसे कि यहाँ पे अगर हम दोनों केसेस में बात करें तो इसका ऊपरी हिस्सा जो है वो एयर में, वहीं जो इसका निचला हिस्सा है वो किसमें है, पानी के अंदर है, वाटर में है, पानी में। ऊपरी हिस्सा एयर में है, वायु या हवा में है, नीचे का हिस्सा किसमें है, पानी। अब क्या होता है, प्रकाश की किरणें जो है ये पेंसिल है या जो आपके पास चम्मच है इस पे पड़ती है। पड़ने के बाद क्या होता है, अब प्रकाश की किरणें आई, यहाँ पे प्रकाश की कुछ सोर्स है, मान लीजिए कोई बल्ब है, यहाँ से किरणें आई किरणें इससे पड़ी, क्या हुआ, एयर में जा रही है, एयर में ट्रेवल कर रही है, एयर में ही ट्रेवल करके ही हमारे आंखों तक पहुंच गई। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे हमारी आंखों तक यहाँ पे पहुंच गई और हमें क्या हुआ, हमें चीज दिखाई। अब ये जो लाइट है ये सिर्फ ऊपरी हिस्से में नहीं बल्कि निचले हिस्से में भी पड़ रही होगी, इस तरीके से यहाँ पड़ रहा हो। अब क्या हो रहा है कि जो ये लाइट है जब ये निचले हिस्से में जा रही है तो आप देख सकते हैं कि पहले ये एयर में ट्रेवल कर रही है, यानी एयर में चल रही है, और फिर ये किसमें जा रही है, पानी में। अब माध्यम में चेंजेस आ रहे हैं, मीडियम में चेंजेस आ रहे हैं, तो आपकी जो ये प्रकाश की किरण होगी, ऑब्वियस सी बात है, ये पेन जो आपकी ये पेंसिल है इस पे सतह पर ट्राई करेगी, टकराएगी, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होके ये हमारी आंखों तक पहुंचेगी। ठीक है, और हमारी जब आंखों पे पहुंचेगी तो हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए भी क्या होगा, पहले ये पानी में ट्रेवल करेगी, फिर ये एयर में ट्रेवल करेगी। अब इस कारण क्या होता है, आपकी जो ये प्रकाश की किरण है ये अपने पथ से मुड़ जाती है। ठीक है, मुड़ने के कारण क्या होता है, हमारी आंखों तक जो प्रकाश की किरण पड़ती है वो कुछ इस तरीके से पड़ती है कि हमें वो निचला हिस्सा मुड़ा हुआ दिखता है। अब हमने ये कह दिया कि जो पानी के निचला वाला जो हिस्सा है, जो पानी के अंदर जो हिस्सा है वो हमें तिरछा दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रकाश की किरणें जो है मुड़ गई हैं अपने पथ से, जब वो पानी से जो है एयर की ओर। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में बात करें। अगर हम पानी की बात करें, पानी की अगर हम बात करें तो पानी जो है वो एक ऐसा माध्यम है जो कि ऑप्टिकली डेंसर है, यानी ये जो है एक सघन माध्यम है, से आप क्या कहते हैं, सघन माध्यम। वहीं अगर हम एयर की बात करें तो एयर क्या है, ऑप्टिकली क्लियरर, यानी ये कैसा माध्यम है, विरल माध्यम। पानी कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है, ऑप्टिकली डेंसर। एयर कैसा है, विरल माध्यम। अब ऑप्टिकली डेंसर का अर्थ क्या है, आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसको हम कुछ जो है आपका विरल जो है, विरल का अर्थ क्या है, विरल का क्या नहीं है, इसकी जो डेंसिटी है वो कम है। अब इसको आप किस कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं, आप एक उदाहरण दे सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैफिक बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, आप किसी रोड से जा रहे हैं और वहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत सारी भीड़ हो रखी है, बहुत ज्यादा कारें वगैरह है, और आप यहाँ से जा, और एक और है एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है कि आप ऐसी जगह से जा रहे हैं जहां जो है भीड़ नहीं है, बहुत खुला रास्ता है और आप चल, और यहाँ पे एक डेंस जो है बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत भीड़ है वहां पे। तो इन दोनों केसेस में आपकी जो स्पीड है वो किस केस में ज्यादा, ऑब्वियसली बात है उस केस में जहाँ पे भीड़ कम है या जहाँ पे खुला रास्ता। क्योंकि आप ये जानते हैं कि अगर आप किसी भीड़ भड़ाके वाले इलाके या जो वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है ऐसी जगहों से जाएंगे तो वहां पे भीड़ के कारण आपकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपको जगह इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, आपको ढूंढनी पड़ेगी जगह, बनानी पड़ेगी जगह, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वहीं अगर हम एक ऐसी जगह की बात करें जहां पर बहुत कम लोग हैं, खुला रास्ता है, ठीक है, आसानी से आप फटाफट से तेजी से जा सकते हैं, तो यहाँ पे आपकी स्पीड जो होगी वो तेज होगी। ठीक है, स्पीड कम किसमें होगी, जहां भीड़ ज्यादा होगी,
स्पीड तेज कहाँ होगी? जहां पे भीड़ कम। अब यहाँ पर जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है वो एक सघन माध्यम है, यानी यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा है यानी कि यहाँ पे क्या होंगे? मॉलिक्यूल ज्यादा घने होंगे, जिस कारण लाइट की स्पीड यहाँ पे कम हो जाएगी। एयर की बात करें, एयर क्या है? एक रेयरर मीडियम है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो इसके कण है या जो इसके जो आपके अणु है वो काफी दूर 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 होने के कारण जगह है, स्पेस है, और जो लाइट है वो आसानी से फटाफट यहाँ से मूव कर सकती है। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम या सघन माध्यम में क्या होता है? लाइट की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। वहीं अगर हम एयर की बात करें, हवा की बात करें, यहाँ पे जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, सॉरी कम है, जिस कारण यहाँ पे जो लाइट की स्पीड है वो ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्पीड में बदल। पहले क्या हुआ? लाइट जो है पानी से चल रही है, तो पानी के अंदर से जा रही है, तो यहाँ पे क्या है? डेंसिटी ज्यादा है तो स्पीड कम है। बाहर आई, खुला था, एयर थी, यहाँ पे जो है मॉलिक्यूल्स भी दूर दूर थे तो स्पीड ज्यादा, यानी स्पीड में परिवर्तन, चाल में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन आ रहा है? चाल। ठीक है, चाल में परिवर्तन होने के कारण क्या हो जाती है? आपकी जो प्रकाश की किरणें हैं वो अपने पथ से बेंड हो जाती है, मुड़। तो यही रीजन है, जब भी कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो मुड़ जाती है। और यहाँ पे आपकी जो कंडीशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है या पतन कोण है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, तभी आपको इस प्रकार की परिघटना दिखाई। अगर मान लीजिए कि आपकी इंसिडेंट रे इस तरीके से है, नॉर्मल के साथ ऐसे चल रही है, यानी एंगल कितना बना रही है? 0 डिग्री का। तो इस केस में जो आपकी किरण है वो सीधी चलेगी, यानी किसी भी प्रकार का आपको अपवर्तन दिखाई नहीं देगा। या अगर आप 90 डिग्री में इस तरीके से प्रकाश की किरण डालते हैं तो वो ऐसे ही चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो रिफ्रैक्शन की कंडीशन क्या है? कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अपतन कोण है, वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, और प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जानी चाहिए। माध्यम चेंज होता है यानी डेंसिटी चेंज है। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों की अलग अलग है। ऑप्टिकल डेंसिटी अलग है तो यानी स्पीड यानी चाल में परिवर्तन, इसी कारण रिफ्रैक्शन। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में। रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। The direction of propagation of an obliquely incidence यानी 0 to 90 degree ray of light enters the other medium changes at the interface of the two। यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिर्यक अपतित होती है, यानी ऑब्लिकली जाती है, और एंगल कितना होता है? 0 से 90 डिग्री के बीच में होकर गमन करती है, तो दोनों माध्यम के अंतरा पृष्ठ पर इसकी संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। यानी क्या कहा जा रहा है? कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ऑब्लिकली जा रही है, सीधी या बिल्कुल थोड़ा सा तिरछा होकर चल रही है, और जो एंगल है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में बना के चल रही है, तो क्या होता है? तो यहाँ पे जो इसकी दिशा होती है, यानी इसकी जो गमन की दिशा है, तो इसकी प्रोपोगेशन की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, या उसमें बदलाव आते हैं या मुड़ जाते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते। इसी परिघटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से आपके बेहद बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं अपवर्तन के नियमों की, यानी कुछ नियम है जो कि रिफ्रैक्शन में आपके फॉलो। जैसे हमने रिफ्लेक्शन की बात की थी, वैसे यहाँ पे रिफ्रैक्शन के में भी आपके कुछ लॉस है। ठीक है, और ये किसके द्वारा दिए गए? स्नेल्स के द्वारा दिए। तो सबसे पहला जो आपका लॉ है, पहला जो नियम है, वो ये कहता है कि जो अपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण होते हैं, अपतित किरण, अभिलंब और अपतित किरण तीनों के तीनों जो है, और जो आपका इंटरफेस है, तीनों की तीनों एक ही तल पर होते हैं। अपतित किरण कौन सी हुई? वह किरण जो कि हमारे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ये आपकी अपतित किरण है, आप देख सकते हैं ये आपकी अपतित किरण है। अब क्या हुआ? ये एक माध्यम से चली,
मान लीजिए एयर है, वायु है, और ये क्या है, कांच है यानी ग्लास। यहाँ पे स्ट्राइक हुई एक बिंदु पे, यहाँ पे आपका क्या है, अभिलंब, नॉर्मल, आपके कहते हैं नॉर्मल। अब क्या हुआ, जैसे ही ये सतह पर पड़ी तो क्या हुआ, कांच में गई, कांच में जाने के कारण क्या हुआ, माध्यम में परिवर्तन आया, तो ये क्या हो गई, आपकी मुड़, ये अपने पद से मुड़ गई, ये अपने मुड़ गई, और यहाँ पे एंगल आर बना रही है, जिसे आप क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण, और इस किरण को कहते हैं अपवर्तित किरण यानी रिफ्रैक्टेड। ठीक है, तो ये आपकी अपवर्तित किरण है, ये आपका अपवर्तित किरण। तो क्या कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल है, ठीक है, और जो इंटरफेस है, ये सारे के सारे एक ही तल पर होते हैं, यानी एक ही सतह पर होते हैं। तो पहला नियम आपका ये है। Snell experimentally obtained that following laws of reflection. स्नेल ने प्रयोगों द्वारा अपवर्तन के निम्नलिखित नियम प्रतिपादित किए। The incident ray, the refracted ray, and the normal to the interface at the point of incidence all lie in the same. अपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अंतरा पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही समतल पर होते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, आपका पहला लॉ या पहला जो नियम है, स्नेल का नियम। ठीक है, इसे आप स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं स्नेल के दूसरे नियम की। तो यहाँ पे हमने जो है अपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बारे में बात। वह कोण जो अपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं या एंगल आई कहते हैं। और अपवर्तित किरण क्या है, जो अपवर्तित कोण, अपवर्तन कोण कौन सा है, जो अपवर्तित किरण और नॉर्मल के बीच में बनता है वो अपवर्तन कोण है यानी एंगल। अब दूसरा नियम क्या कहता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दूसरा नियम कहता है कि एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल आई का साइन और एंगल आर के साइन का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट क्या होता है, एंगल जो है साइन ऑफ एंगल आई यानी एंगल आई का साइन और एंगल आर का रिफ्लेक्शन का जो साइन होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है, अपवर्तनांक भी कहते हैं। The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. यानी किन्हीं दो माध्यमों के युगल के लिए अपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। यानी आप इसे लिख सकते हैं साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला, आप इसे नोट करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ये सेकंड नियम है इसको आप न्यूमेरिकली कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू n/1, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। और ये जो n/1 यहाँ पे है वो एक कांस्टेंट है जिसे आप क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तन। इसे आप अपवर्तनांक के रूप में जानते हैं। और ये जो इक्वेशन है इसे हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर इक्वल्स टू n/1 होता है, और n/1 क्या है, आपका अपवर्तन। ठीक है, where n/1 is a constant called refractive index of the second medium with respect to first medium, यानी n/1 क्या है, एक स्थिरांक है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इक्वेशन इज वेल नोन स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। समीकरण अपवर्तन के स्नेल के नियम के नाम से जानी जाती। ठीक है, तो इसे भी आप नोट करेंगे। अगर आपका n/1 यानी जो आपका अपवर्तनांक है वो एक से बड़ा होगा, अपवर्तनांक क्या है आपका एक से बड़ा होगा, इसका अर्थ ये है
कि जो एंगल आर है वो एंगल आई से छोटा हो। ठीक है, अब एंगल आर अगर एंगल आई से छोटा है, यानी एंगल आर जो है एंगल आई से क्या है, छोटा है, यानी जो आपका रे है, किरण जो है वो कुछ इस तरीके, ये नॉर्मल है, ये है एंगल आई। ठीक है, एंगल आई है, एंगल आर क्या है, छोटा है, तो एंगल आर कुछ इस तरीके से होगा। अब आप देख सकते हैं कि किरण किधर की तरफ मूव कर रही है, अभिलंब की तरफ मूव करती हुई या गति करती हुई दिखती है। यानी जब भी अपवर्तनांक यानी n21 जो है वो बड़ा होगा 1 से, जब भी n21 बड़ा होगा 1 से, ठीक है, तो क्या होगा, तो जो किरण है वो अभिलंब की तरफ, दैट इज द रिफ्रैक्टेड रे बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल, अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती। अब हम बात करते हैं दूसरे केस, ठीक है, दूसरे केस की, यानी जब हम क्या कहते हैं, दूसरा केस क्या है, जब आपका n21 की वैल्यू जो है वो लेस होगी 1 से, यानी r जो है वो बड़ा होगा i से। तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। अब देख सकते हैं एंगल आई एंगल आर से छोटा है, तो यहाँ पे आप ये कहेंगे कि जो आपका किरण है वो क्या कर रही है, नॉर्मल से दूर। अब इन दोनों का मतलब क्या हुआ, इसको हम समझ लेते हैं। अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस का अर्थ क्या है कि जो एंगल आर है वो कम है, ये छोटा है एंगल आई से। इसका अर्थ क्या है कि जो किरण है वो आपकी मीडियम की तरफ मूव कर रही है, यानी कि जो आपका सेकेंड मीडियम है यानी दूसरा मीडियम है वो क्या है, सघन माध्यम या ऑप्टिकली डेंस, और फर्स्ट मीडियम क्या है, ऑप्टिकली रेयर। अब इसके रिवर्स में अगर हम बात करें, जब हमारा एंगल आई जो है वो छोटा है एंगल आर से, यानी किरण कहाँ जा रही है, दूर जा रही है, यानी जो आपका दूसरा माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है पहला माध्यम है, तो ये ऑप्टिकली रेयरर होगा और पहला ऑप्टिकली डेंस। यहाँ पे पहला ऑप्टिकली रेयरर होगा, यहाँ पे दूसरा ऑप्टिकली डेंस। ठीक है, तो ये डेंसर है, यहाँ पे ये रेयरर है, यहाँ पे ये वाला डेंसर है और ये वाला। ठीक है, तो ऐसे केसेस में ऐसा होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स कुछ देख सकते हैं। पहले केस के लिए जब आपके एंगल आई जो है वो बड़ा है एंगल आर से, इस केस की अगर हम बात करें तो इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, एयर एंड वाटर, यानी किरण जो है वो हवा से पानी की ओर जा रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका सेकेंड मीडियम वाटर क्या है, एक डेंसर मीडियम है, और जो किरण है वो अभिलंब की तरफ मुड़। इसी तरीके से अगर हम दूसरे केस की बात करें तो दूसरे केस में क्या होता है, जो पहला माध्यम है वो आपका डेंसर होगा, दूसरा रेयरर होगा। पहले माध्यम की बात करें तो हम यहाँ पे ले सकते हैं, मान लीजिए कांच से जो है हवा की ओर आपका किरण जाए, तो इस केस में एयर क्या है, रेयरर यानी विरल माध्यम, और कांच क्या है, डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम। तो किरण कांच से हवा की ओर जा रही है, ठीक है, एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की ओर जा रही है, और इस केस में आपका n21 क्या होगा, 1 से छोटा होगा। वहीं जब एक रेयरर से डेंसर में जाएगी तो यहाँ पे आपका जो n21 है ये अपवर्तनांक है वो 1 से, if n21 is greater than 1, r is less than I, the refracted ray bend towards the normal, यानी जब n21 बड़ा होगा 1 से तो r जो है, ठीक है, वो एक I से छोटा हो, यानी अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इन सच अ केस मीडियम 2 is said to be optically denser। इस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो दूसरा माध्यम है, दूसरा मीडियम है वो क्या है, एक सघन माध्यम और डेंसर इन शॉर्ट देन मीडियम 1, यानी पहले मीडियम से पहला जो दूसरा मीडियम है वो क्या है, सघन है। इस दिशा में माध्यम 2 को माध्यम 1 की तुलना में प्रकाशतः सघन अथवा सापेक्ष में सघन माध्यम कहते हैं। On the other hand, if n21
ठीक है, इफ N2 1 द रिफ्लेक्टेड रे बेंड टुवर्ड्स फ्रॉम द नॉर्मल। अब अगर मान लीजिए कि N2 1 जो है वो छोटा हो गया 1 से, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में जो आपका किरण है वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। दिस इज द केस व्हेन द इंसिडेंट रे इज डेंसर मीडियम, यानी ये वह केस है जिसमें जो इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, वो क्या कर रही है, वो डेंसर से यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है। इसके विपरीत यदि N2 1 1 से छोटा है तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर मुड़ती है। यह वह स्थिति है जिसमें अपतित किरण किसी सघन माध्यम से गमन करती हुई विरल माध्यम की ओर में अपवर्तित हो। ठीक है, इसे नोट करेंगे आप। अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी। हमने जो एग्जांपल लिया है, जिस एग्जांपल से मैंने आपको समझाया, उसमें आपको ये लग रहा होगा कि दोनों की दोनों एक ही है, लेकिन दोनों एक नहीं। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद मास डेंसिटी, यानी आपको कभी भी जो है ऑप्टिकल डेंसिटी को यानी प्रकाशिक घनत्व को द्रव्यमान घनत्व के बीच में, इनके बीच में आपका भ्रम नहीं होना चाहिए। विच इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, और ये क्या है आपका द्रव्यमान घनत्व मास पर यूनिट वॉल्यूम। आयतन जो है एकांक आयतन का द्रव्यमान है। ठीक है, इट इज पॉसिबल दैट मास डेंसिटी ऑफ एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मे बी लेस देन दैट ऑफ ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। हो सकता है कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जो होता है, ठीक है, उसका यानी प्रकाशिक घनत्व वाला जो माध्यम है उसका जो है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से कम, यानी ऑप्टिकल डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम अगर ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करें, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, लाइट की स्पीड का रेशियो, यानी दोनों माध्यम में लाइट की स्पीड का रेशियो आपका क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, प्रकाशिक घनत्व। वहीं जब हम बात करते हैं मास डेंसिटी की, तो मास डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन का द्रव्यमान। ठीक है, तो हो सकता है कि जो मास डेंसिटी है वो ऑप्टिकल डेंसिटी से, या ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो कम। फॉर एग्जाम्पल टार्पेंटाइन एंड वाटर, अगर हम टार्पेंटाइन और वाटर का एग्जाम्पल ले, मास डेंसिटी ऑफ टार्पेंटाइन इज लेस देन दैट ऑफ वाटर बट इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी इज हाई। अब अगर हम मास डेंसिटी की बात करें तो टार्पेंटाइन की क्या होती है, कम होती है पानी से, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम आपका क्या हो गया, डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हुआ, दोनों मीडियम में स्पीड, ठीक है, स्पीड का रेशियो। प्रकाशिक घनत्व तथा द्रव्यमान घनत्व के बीच भ्रम उत्पन्न नहीं होना चाहिए। द्रव्यमान घनत्व एकांक आयतन का द्रव्यमान है। यह संभव है कि किसी प्रकाशिक घनत्व माध्यम का एक द्रव्यमान घनत्व प्रकाशिक विरल माध्यम के द्रव्यमान घनत्व से कम हो। प्रकाशिक घनत्व को दो माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात है। उदाहरण के लिए तारपीन का तेल तथा जल। तारपीन के तेल का द्रव्यमान घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। तारपीन का जो तेल होता है उसका द्रव्यमान घनत्व जल के द्रव्यमान घनत्व से कम होता है, लेकिन इसका प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है। लेकिन इसका क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा। ठीक है, आप नोट करें। तो बच्चों आज हमने रिफ्लेक्शन की कॉन्सेप्ट को जाना, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, मास डेंसिटी क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्या है, इसको भी हमने देखा। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि क्यों अपवर्तन जैसी परिघटनाएं हमारे नेचर में घटित होती है। आपको टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो आगे के टॉपिक्स है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो आपको जितना पढ़ाया गया है उसे रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।